नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं। सीधे बात करते हैं जमाल सिद्दीकी साहब से। अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए जनाब जमाल सिद्दीकी साहब क्या कमाल करना चाहेंगे? मेरी कोशिश ये रहेगी, जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं उस नारे को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि भारत में रहने वाले 130 करोड़ भारतीयों की तरक्की करनी है और तरक्की करने के लिए लोगों को साथ लाना पड़ेगा। समाज के बहुत सारे जो अंग थे वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ चुके हैं। विकास के रास्ते पर दौड़ रहे हो लोग। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज ही पीछे रह गया है। मैं इस मोर्चे के माध्यम से, संगठन के माध्यम से लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, साथ लाने की कोशिश करूंगा। संगठन के माध्यम से मैं नीचे बूथ तक अपनी टीम बनाने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया, मैं अभी वेस्ट बंगाल के दौरे से आ रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं, चाहे वो प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो। अब उसको प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें एक धार देने की आवश्यकता है। मैं वो धार देने का काम करूँगा, जिससे जो समाज में जहर घोलकर मुसलमानों का वोट बैंक बनाकर उनका शोषण करते थे, उनका सच सामने आए और भारतीय जनता पार्टी से जो दूर रखते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अफवाह फैलाकर, भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन दिखाकर जो वो दूर रखते थे, वो सच सामने लाकर हम उनको करीब लाएं, जिससे उनका विकास हो सके। अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी का विकास करेंगे, जब हम किसी को साथ लाएंगे, हम साथ रहेंगे, तो दोस्ती होगा, प्यार होगा आपस में। जब प्यार और दोस्ती होगा तो विश्वास अपने आप निर्माण होगा। और आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि विश्वास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर विश्वास है तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो हमें गलत दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसकी सच्चाई को जानेंगे। और जो चीज़ें दिखती हैं वो सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो विश्वास हमें साथ लाकर जो एक नया नारा दिया है माननीय मोदी जी ने, न्यू इंडिया, ऐसा भारत जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, जहाँ पर आपस में भाईचारा हो, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता हो, जहाँ पर ना दहशतवाद हो, ना आतंकवाद हो, ना जातिवाद हो, ना रंग का भेद हो, ना जाति का भेद हो, ना भाषा का भेद हो। ऐसे भारत को बनाने में जो माननीय मोदी जी ने एक आह्वान छेड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज, मुस्लिम समाज भी उसमें बड़ी संख्या में शामिल हो और ऐसे भारत को निर्माण करने के लिए अपना योगदान दे। राजनीति के सफ़र में गली से लेकर दिल्ली तक का अब तक के आपका सफ़र कैसा रहा? नहीं, मेरा सफ़र तो अच्छा था। मुझे संतुष्टि है मेरे कामों से, मैं खुश हूँ, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन सिर्फ शासक बदले थे। पहले अंग्रेज़ों का शासन था, बाद में कांग्रेसियों का शासन हो गया। एक दौर था जब कांग्रेस का अगर कोई पंजा ले ले तो वो विजय होता था उसका, उसमें कोई शंका नहीं होती थी। और ये जो अभय उनको मिला हुआ था कि राजनीति करनी है तो कांग्रेस भी करेंगे, चुनाव जीत सकता है तो कांग्रेस ही जीत सकती है। एक समय था जब पड़ोस के रामटेक से जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं नरसिम्हा राव साहब, वो जीतते थे, तो कभी फॉर्म भरने के अलावा आते नहीं थे। पड़ोस के वासिम से महाराष्ट्र के,
गुलाम नबी आज़ाद साहब जीते थे जो कश्मीर के थे। तो ये जो दृष्टि बनी हुई थी, उस दृष्टि को तोड़ने के लिए सही मानों में भारत की जनता आज़ाद हो गई है। अब वो आत्मनिर्भर भी बने। जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान छोड़ा था, एक सच्चा समाज सेवक जब जनता का सेवा करता है वो काम करके आगे बढ़ सके। ये जो समय ऐसा है जिसमें जो है सामान्य आदमी भी सपना देख सके कि वो राजनीति में कामयाब हो सकता है। पहले जो है गांधी फैमिली में ही नेता पैदा होते थे जो प्रधानमंत्री बनते थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ख्वाब देखा कि भाई एक जनता के बीच का एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बने, उस मुहिम को कामयाब करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम शुरू किया। मैं 2007 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। आज सामान्य वर्ग का आदमी जिसको कोई नहीं जानता था वो प्रधानमंत्री बन रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं पहचानता था वो राष्ट्रपति बन रहा है। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता जिसकी दिल्ली में कोई पहचान ना हो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले मुश्किल से 4 या 5 बार दिल्ली गया होगा, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गौरव की बात है, बहुत समाधान की बात है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ही संभव हो सकता है। तो इस काम में मैं शामिल हुआ। मैं शहर अध्यक्ष का, शहर में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री के रूप में प्रदेश में काम किया। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने बहुत संख्या में अपने अल्पसंख्यक भाइयों को जोड़ने का काम किया। जब देवेंद्र फडणवीस जी अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, मैं उनके साथ सेक्रेटरी का काम किया। मैं सचिव था महाराष्ट्र प्रदेश का। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रूप में काम किया और इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने देखा कि यहाँ सामान्य कार्यकर्ता को अवसर मिलता है काम करने का और काम का जो फल है वो भी सामान्य कार्यकर्ता को मिलता है। यहाँ मेहनत करते समय आदमी जब मेहनत करके अपने काम को पूरा कर लेता है तो उस काम का दाम भी उसको उसी समय मिलता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि भाई ये किसके ख़ानदान का है, किसके पहचान का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा नहीं कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर कोई भेद होता हो या कोई पक्षपात होता हो। यहाँ काम करने वाले को सम्मान मिलता है। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज को इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रयास कोई मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ। जब आप पीछे देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 को, तो उसको बनाने वालों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जो एक दिग्गज नेता थे पार्टी के। मुरली मनोहर जोशी जी थे और उनके साथ ही हाजी नवाजी सिकंदर बख्त थे जो लोग ये कहते हुए मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए की गई। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए बनाई गई होती, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए बनाई गई होती, तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नेता क्यों लिया गया होता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता था कि कांग्रेस का वोट बैंक बनकर मुसलमान शोषित, वंचित, पीड़ित से भी बदतर हालत में हो गया है और अगर इनको हम साथ लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक विकास के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। और उनको लगा हो सकता है कि अटल जी के नेतृत्व में, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में ये कंफर्टेबल ना रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सिकंदर बख्त को रखा कि सिकंदर बख्त के नेतृत्व में लोग ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लेकिन मुझे इस बात का दुख है ये कहते हुए कि मेरा समाज बात को समझ नहीं पाया और कांग्रेसियों ने समाज में जहर घोलने में कामयाबी पाई। उसका भुगतान मुस्लिम समाज आज भी कर रहा है। आज देखेंगे तो मुस्लिम समाज जो है सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो दलित भाई है वो आज बहुत आगे चला गया है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे व्यापार में हो। इसमें दलित भाई मुसलमानों से बहुत आगे है। मुसलमान कांग्रेस के साथ रह के
आज दलित भाइयों से भी पीछे चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आह्वान को हमारे मुस्लिम भाइयों ने समझा नहीं। आज उस आह्वान को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। बात यदि कांग्रेस की आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम के साथ अन्याय किया गया है, आज तक वो वंचित रह गए हैं, क्या आपको ये सही लगता है? ये तो कांग्रेस ने ही रिपोर्ट दे दिया था। जब सोनिया गांधी जी को लगा कि मुसलमान की हालत में देखना चाहिए तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चर को एक कमेटी बनाकर उसकी अध्यक्षता दी और ये जिम्मेदारी दी आप पता करें मुसलमान किस हालत में है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चर जी ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि मुसलमान आज 2% भी नौकरियों में नहीं है। मुसलमान की 90% आबादी जो है वो उच्च शिक्षा में नहीं है। 80 से 85% लोग 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुसलमान की संख्या बीपीएल में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के पास आज पान टपरी, पंचर की दुकान, कबाड़ी की दुकान, ये उनके हिस्से में आ रहा है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया था। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुसलमानों को सिर्फ तुष्टीकरण के रूप में दिखाया गया, किया कुछ नहीं। कांग्रेस ने ये दिखाया कि हम मुसलमानों के साथ हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिस प्रकार से लोग एक बिल्डिंग में किसी का नाम दे दें लेकिन उस बिल्डिंग में उसको एक कमरा ना दे, उसी प्रकार से वो मनमोहन सिंह का बयान था। और उससे नुकसान मुसलमान भाइयों का हुआ। जो हमारे हिंदू भाई थे उनको लगा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में तनाव भी निर्माण हुए। तो कांग्रेस ने तनाव निर्माण करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया, लेकिन विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। यही हालत है कि मुस्लिम समाज पिछड़ता चला गया। मुस्लिम समाज की विकास नहीं हो पाई, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यापार में हो। मुसलमान कहीं दिखता ही नहीं है। तो वो इस दृष्टि को अगर बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है, तो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी के साथ खड़े होकर हमें उनके विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और विकास हो सके इसलिए हम साथ लाने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि यह क्या कमी रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम समुदायों की संख्या अधिक है? कमी मुझे जो लगता है कि हम अपनी बात को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस का झूठ बिक गया, हमारा सच उन तक पहुंच नहीं पाया। और उसी को दूर करने के लिए हम बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता हमारे पास होने चाहिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के पास हैं लोग, इस प्रकार से हमारे पास नहीं है। इसलिए जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं हम लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस का भी फर्ज बनता था कि माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं निकाली हैं उन योजनाओं को जो उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनके माध्यम तक समाज तक पहुँचाए। लेकिन वो डरते हैं कि अगर मोदी जी की अच्छी योजनाओं को हमने समाज तक पहुंचा दिया तो मुसलमान तो मोदी जी का दोस्त बन जाएगा। तो ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति में विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो कांग्रेस के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो योजनाएं मोदी जी ने निकाला है, जैसे अगर आप देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 10% आरक्षण निकाला है। लेकिन कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी मंच पर खड़े होकर नहीं बोलता है कि इसमें मुसलमान भी फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कोई भी जो गरीब आदमी है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके लिए 10% आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया है और सभी राज्य सरकारों ने लागू किया है। उसका फ़ायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, किसी ने जाकर मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाने का काम नहीं किया। हमारी जितनी ताकत है हम उसके साथ कर रहे हैं, हम लोगों में जा रहे हैं। उस ताकत को बड़ा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो शासकीय योजनाएं हैं, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने वाली योजना है, वो भी हम जन जन तक पहुँचाएँ। और कांग्रेस जो झूठ पसार रही है उस झूठ को भी हम लोगों तक
पर्दाफाश करने के लिए काम करें। और मेरा जो ये कार्यकाल है, मुझे लगता है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं बूथ तक जाऊंगा, अपनी टीम बूथ पे मजबूत करूंगा। जहां पर ये फसाद खड़ा करते हैं, जहां पर कांग्रेस झूठ फैलाती है, उस झूठ को मैं वहां से रोकने का काम करूंगा। और जो शासकीय योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत में गरीबों को इलाज देने की योजना हो, चाहे आरक्षण की बात हो जो ये भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को मिला हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, ऐसे 350 योजनाएं माननीय मोदी जी ने निकाली है जो सफल रूप से काम करनी है। उन योजनाओं को भी मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे पहुंचाऊं और इसको मैं इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। तो मुझे लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आने वाले 2-4 सालों में कांग्रेस के पास कांग्रेसियों को कंधा देने के लिए भी मुसलमान कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। एक भारतीय राजनीति में आप बीजेपी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसके बावजूद कई मुस्लिम भाइयों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक नफ़रत है। उन्हें लगता है कि वे चीज़ हमारे लिए सही नहीं। क्या कारण है, क्या कमी रह गई? आज तक इतना आपने उन लोगों के लिए कार्य किया है या रिप्रेजेंट करने के कारण भी आज लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, जो जहर घोला गया है 70 सालों तक किसी एक व्यक्ति के खिलाफ जहर घोला गया, 70 सालों तक किसी एक पार्टी के खिलाफ जहर घोला गया, उस जहर को साफ करने में 17 साल तो लगेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम कामयाब हुए। मैंने बताया कि आज बहुत अच्छी टीम हमारे साथ काम कर रही है, मंडल और बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जाकर मिल रहे हैं। अभी ये जो नफ़रत की राजनीति है, इस नफ़रत की राजनीति को करके ही कांग्रेस अभी तक सत्ता में रही है। मुसलमान को वोट बैंक बनाकर ही कांग्रेस जो है सत्ता में रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने कांग्रेस की नज़र से देखा है, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने कांग्रेस के चश्मे से देखा गया है। जैसे कि गांव में कोई बंगला खाली रहे तो जो चोर बदमाश होते हैं वहाँ अनैतिक काम करते हैं, वहाँ गैर कानूनी काम रात में बैठ करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उस बंगले में कोई भी शरीफ आदमी आकर झांके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो क्या झूठ फैलाता है कि यहाँ पर भूत रहता है, ये भूत बंगला है। लोगों को भूत के नाम से डराने के लिए लोग अफवाह फैलाते हैं और उस अफवाह फैलाने में कामयाब भी होते। गांव का आदमी उस बंगले की तरफ जाता ही नहीं, उसको लगता है यहाँ तो भूत है, मैं कैसे जाऊँ। और उसके आड़ में वहाँ पर अनैतिक काम, वहाँ पर गैर कानूनी काम वो लोग करते रहते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में डराकर कांग्रेस ने अपने जो नाकामियाँ थीं उसको छुपाकर और बार बार वोट लेकर, वोट बैंक बनाकर मुसलमानों को ठगने का काम किया है। जबकि मैंने बताया कि मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पक्ष कर रही है। मुसलमानों को साथ में काम करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से प्रयास किया है। यही वजह है कि चाहे पहली बार जब मंत्री बनने का अवसर आया जनता पार्टी के समय में, तो अटल जी के साथ आरिफ बेग साहब मंत्री बने जो भोपाल के थे। वहाँ पर उस वक्त जनसंघ में नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन आरिफ बेग साहब को इसलिए मौका मिला कि एक बड़ा समाज, मुसलमान समाज में भारत में रहता है, जिसको पाकिस्तान जाने से हम हिंदू भाइयों ने रोका था। आज देखा जाए जो देश का बंटवारा हुआ, जिस भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी लोग बोलते हैं, जब भारत का बंटवारा हुआ और जिन्ना ने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया पाकिस्तान, उसने आह्वान किया कि मुसलमानों ये देश हमारा नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारे साथ आप पाकिस्तान चलो। और जब मुसलमान भाई यहाँ से जाना नहीं चाहता था तो यही हिंदू भाइयों ने हमें रोका, हमें सुरक्षा दी, हमें आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया, शिक्षा में, रोजगार में हमें स्थान दिया। आज हम बराबर के भागीदार हैं। जितना हिंदुस्तान में अधिकार हमारा है उतना अधिकार हिंदू भाइयों का है, उतना अधिकार सिख भाइयों का है, उतना अधिकार क्रिश्चियन भाइयों का है। आज देखेंगे तो जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के मुसलमानों ने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी यहाँ के मुसलमान वहाँ पे मुहाजिर कहलाए जाते हैं। तो जिन हिंदू भाइयों ने हमें यहाँ पर रोका, हमारी सुरक्षा की, हमें बराबर का हकदार बनाया, उनसे हमको डराने का काम कर रहे, उनके खिलाफ हमें भड़काने का काम कर रहे।
उनके खिलाफ राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए हमें खड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि ये सच अब धीरे धीरे फैल रहा है, लोग समझ पा रहा है कि जिस हिंदू भाई के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, जिस भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी बताकर हमें डराया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से हमारे विकास के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं हमारा गैर समझ था कि हम उससे दूर रहे, इस गैर समझ को दूर करके अब साथ आएंगे, विकास की बात करेंगे। और अब माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, तो हमें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में राज करना है। और आज मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व को मान रहे हैं। पूरा भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व को मान रहा है, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व माननीय मोदी जी से बड़ी उम्मीदें लगा कर रखा है कि जिस प्रकार से मोदी जी का जो वैभव है वो पूरे विश्व को नेतृत्व दे और विश्व जो है विश्व गुरु में जो है हमारा भारत कहलाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा मुसलमान भाई भी माननीय मोदी जी को विश्व का नेतृत्व करने के लिए, तैयारी करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जो माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत एक ऐसी शक्ति बने जिसको पूरी दुनिया सलाम करे, उस शक्ति को बनाने में हमारा मुसलमान भाई हमारे साथ खड़ा रहेगा। अभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो राजनीति होती थी, उसको ख़त्म करके अब विकास की राजनीति करने के लिए मुस्लिम समाज भी हमारे साथ आएगा। मुझे यकीन है अब वो सब दिन दूर नहीं, जब हम एक साथ मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग भारत को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है। क्या कारण है इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है और ये कहाँ तक सच है? मुझे लगता है कि ये भी एक साजिश है, क्योंकि जिस इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है उससे इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। इस्लाम में कहा गया है किसी गैर इंसान का, किसी मासूम का आपने बिना वजह कत्ल कर दिया तो ये पूरी इंसानियत कत्ल है। तो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश शुरू है। और मैं तो इस बात को जोड़कर कहूँगा कि जिस प्रकार से इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी मुसलमान बदनाम है। आज मुसलमान का जब नाम आता है तो लोग उससे डरते हैं, उसके बारे में संदेह करते हैं। तो ये स्थिति पैदा किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी आई है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश तो अभी आया है। ये स्थिति पैदा करने वाले भी यही कांग्रेसी हैं जिनके हाथ में पिछले 60 सालों से सत्ता थी। इन्होंने ही मुसलमानों को बदनाम किया है, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा है। और ये जो पीड़ा है, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है कि आज इस्लाम जैसा मजहब जो अमन सिखाता है, अमन का पैगाम देता है, बेगुनाहों को जो है कहीं एक धक्का न लगे उसके लिए सिखाया जाता है हमको, और उसको अगर आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो दाढ़ी और टोपी को आतंकवादी बताने वाले लोग हैं, ये जो एक अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है हमारे वोट बैंक से। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को तो इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम साथ आएंगे, साथ बैठेंगे तो चर्चा होगी। आज मुसलमान और हिंदू भाइयों में दूरी पैदा की जा रही है, हम साथ नहीं आते। मुसलमानों की बस्तियाँ अलग हो गई हैं, मुसलमानों का रहन सहन अलग हो गया है, हम मिक्स नहीं होते एक दूसरे से। जबकि देखा जाए तो हम गैर नहीं हैं, हम भाई हैं, लेकिन भाई को भाई से दूर किया गया है। क्यों दूर किया गया है? क्योंकि इसलिए दूर किया गया है कि इनके बीच में दरार डालकर, फूट डालकर इनका इस्तेमाल किया जाए। आज उस दूरियों को मिटाने की आवश्यकता है, आज साथ आने की आवश्यकता है। हम एक हैं, हमारा रंग एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा खान पान एक है, हम भी भगवान को पूजने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर फ़र्क क्या है? हमारी सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। आप अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो हम हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं, आप पूज कर भगवान को पूजते हैं तो हम नमाज अदा करके भगवान को पूजते हैं। हम दोनों भगवान को पूजने वाले लोग हैं, हम भाई हैं, आपस में दूर क्यों ना रहें। ये भी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं जब हिंदू मुसलमान साथ बैठेंगे तो जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होंगी, जो नफ़रत फैलाने लोग हैं वो हारेंगे। इसकी भी आवश्यकता है आज एक साथ आने की। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से
अपने सभी मुस्लिम भाइयों का निवेदन करूंगा कि ये नफ़रत की राजनीति करने वालों को हराने की आवश्यकता है। जो इस्लाम को बदनाम कर रहे, जो भारतवर्ष को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे, जो नौजवानों को आतंकवाद की तरफ ढकेल कर अपनी रोटी सेक रहे, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज जो विकास का काम शुरू हुआ है, इस विकास के काम में सहभागी होने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी का जो काम शुरू हुआ है, जो पूरी दुनिया को नेतृत्व देने जा रहा है, उसमें सहभागी होने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि हम साथ आएँ, साथ मिलकर नए भारत को बनाने में काम करें। अब बात 3 तलाक, 370 और राम मंदिर निर्माण, ये कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी? मुझे लगता है कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन ओवैसी की दुकान कैसे चलेगी, कांग्रेस की दुकान कैसे चलेगी? क्योंकि जब 5 साल इन्होंने विकास का काम किया नहीं, देखा जाए तो 5 साल जो अच्छा काम करता है वो अपने अच्छे काम को लेकर चुनाव में जाता है, और जब 5 साल कोई लूटता है, लूटपाट करता है, तो वो सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दों का सहारा लेता है। मैं अभी जम्मू कश्मीर से आया हूँ, वहाँ धारा 370 से किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और धारा 370 को ऐसा पेश किया गया जैसे धारा 370 पे इस्लाम टिका हुआ है, जबकि इस्लाम से, मुसलमानों से धारा 370 का भी लेना नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाया गया था, उसकी बहुत सारी जो है धाराएं वो पहले निकाल दी गई थी, और धारा 370 भी टेम्परेरी लगाया गया था। मैं जम्मू कश्मीर में 3 दिन के दौरे पर था। अभी वहाँ पर चुनाव भी होने वाला है BDC का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। वहाँ किसी को धारा 370 वापस आना चाहिए, कोई नहीं चाहता। हाँ, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जो वहाँ का स्टेट का दर्जा गया है, अभी उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, उनको राज्य का दर्जा मिल जाए। बाकी दूसरी कोई मांग ही नहीं है। वो लोग हैप्पी हैं क्योंकि वहाँ धारा 370 हटने से वहाँ पर विकास का काम शुरू होगा। वहाँ पर मैंने देखा है कि जो अलगाववादी ताकतें थीं, उनके पास हज़ारों एकड़ में जगह है, लेकिन जो गरीब आदमी उसके पास जगह नहीं है। उसकी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में लिया उन्होंने, क्योंकि बाहर का कोई आदमी आकर वहाँ ज़मीनें खरीद नहीं सकता था। वहाँ पर व्यापार नहीं हो पा रहा है। वहाँ आप देखिए सेब के बागान हैं, वहाँ जो है किशमिश पैदा होता है, काजू पैदा होता है, अखरोट पैदा होता है। वहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब अवसर है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बाहर से आकर अपना उद्योग लगा नहीं सकता। वहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोग बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे। और मुझे तो लगता है कि धारा 370 से जो विकास की नदी रुकी हुई थी कश्मीर के मुहाने पे जाकर, उसको अब खोल दिया गया है। अब कश्मीर में भी विकास की गंगा बहेगी, और मुझे लगता है कि उनका विकास होगा। कश्मीर भाई बहुत खुश हैं इससे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो अलगाववादी ताकतें थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके दरवाजे पे कोई जाता ही नहीं है, ये जो वहाँ पर शेख अब्दुल्ला की फैमिली है वो परेशान है। महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये जो मलाई खाते थे वहाँ पर, वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान से पैसा लेते थे, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि जनता खुश है, और जनता इस फैसले के साथ में है। पूरा भारत इस फैसले से खुश है। मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा। क्या राजनीति में केवल मुसलमान एक वोट बैंक रह गया है? राजनीति में मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब उस मिथ्या को तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावत दिया है कि आप हमारे साथ आइए, अपना नेतृत्व कीजिए, समाज का विकास कीजिए, और जो पिछड़ापन है उसको दूर कीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अब इस शुरुआत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बड़ी संख्या में अपने नौजवान साथियों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि जो राजनीतिक दल है, जो सरकारें हैं, वो आपका आर्थिक पिछड़ापन दूर कर सकती हैं, आपका शैक्षणिक पिछड़ापन दूर कर सकती हैं, लेकिन राजनीतिक पिछड़ापन दूर करना है तो समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। समाज के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। उनको चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को, अच्छे लोगों को लाकर पार्टी से जोड़कर
उनको राजनीति में उतार कर जो उनका राजनीतिक पिछड़ापन है उसको भी मैं दूर करने का काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़े रूप में मुझे कामयाबी मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे और चुनाव में उतरने के भी काम कर रहे, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो, चाहे वो महानगर पालिका में चुनाव हो। इन सब चुनावों की तैयारी के माध्यम से भी मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सीन जरूर बदला से नजर आएगा। आप जैसे अच्छे नेताओं के विचारधारा रहने के बावजूद कई मुस्लिम भाइयों में आज भी भगवे कलर को लेकर एक नफरत है, वो नासमझ हैं और उनके बीच में नफरत बोया गया है। मैं बताऊं आपको, भगवा जितना हिंदू को प्यारा है, भगवा उतना ही मुसलमानों को प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि भगवा भी मुसलमानों का ही रंग है। आप देखेंगे तो सबसे बड़ी दरगाह जो है अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की, वहाँ पर जो उनका दरगाह में झंडा चढ़ता है वो भगवे का होता है। ये पीरों का कलर है, ये फ़कीरों का कलर है। भगवा इस्लाम का कलर है। भगवे से डराकर हमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गैर समझ है, हमारी अशिक्षा है कि वो कलर जो भगवा हमारा अपना है उससे हम डर रहे हैं। और ये धीरे धीरे लोगों में जा रहा है बात कि किसी से डराकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को खोलना है, हमें राजनीति में दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये बात सही है कि मुसलमान बहुत मासूम है, वो सारे फैसले दिल से लेता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। मैं तो लोगों से यही कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अपने दिमाग को लगाइए कि आखिर क्या वजह है कि जिनको हम अपना मानते थे, जिनके लिए हम काम करते थे, वो नगर सेवक बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारा विकास नहीं किया उन्होंने। क्या कमी थी? देश जब आज़ाद हुआ, जिस भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन बताया गया, तो भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी। इतने साल जो है पंडित नेहरू की सरकार रही, इतने साल जो है इंदिरा गांधी की सरकार रही, इतने साल जो है राजीव गांधी की सरकार रही, इतने साल नरसिम्हा राव की सरकार थी, इतने साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये तो सब मुसलमानों के दोस्त थे। तो आज मुसलमान बेकार क्यों है? आज मुसलमान बेरोजगार क्यों है? आज मुसलमान अशिक्षित क्यों है? ये तो मुसलमान भाइयों को सोचना पड़ेगा। और इस सोच समझ में जो नतीजा आता है उस नतीजे पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई लाख भारतीय जनता पार्टी डराए, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दोस्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ज़बान से अपीजमेंट करने वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार आए, देखें, क्योंकि जब तक आएंगे नहीं, आजमाएंगे नहीं, तब तक समझ नहीं पाएंगे। और आजमाने के लिए ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं। अगर हमें किसी रंग को पहचानना है तो हम रंग को छूकर नहीं पहचान सकते, उसको आँखों से देखकर दिमाग में ले जाना पड़ेगा। अगर किसी की स्वाद को पहचानना है तो स्वाद को आँखों से देखकर पहचान नहीं सकते। और जब वो वस्तु नमक और शक्कर हो, नमक और शक्कर में तो बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको पहचानना है तो उसको ज़बान पे रखना पड़ेगा। वैसे ही मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को करीब से आकर पहचानिए, उसमें शामिल होकर पहचानिए। कोई शर्त नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए तो ज़िंदगी भर आपको साथ ही रहना है। नहीं पसंद आया 2 महीने में छोड़ देना, पर एक बार पहचानिए तो। वो पार्टी जो आज पूरे देश में फैल रही है, वो पार्टी जिसका 99% देशों प्रदेश में राज है, वो पार्टी जिसका नेता मोदी जी पूरी दुनिया का नेता बन रहा है, उस पार्टी में क्या खास बात है? एक बार आए तो, एक बार शामिल तो हों। मुझे यकीन है कि जो आते हैं, जो शामिल होते हैं, वो फिर वापस नहीं जाते हैं। जो आएंगे, जो शामिल होंगे, वो संतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल साफ़ है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ़ है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ हिडन एजेंडा नहीं है। लोगों ने सिर्फ जो है गुमराह किया है। हाँ, अगर कुछ लोग हैं जो नासमझी में कुछ गलत बात करते हैं, उन पे भी रोक लगाएंगे। जब हम आएंगे तो हम ही रोक लगाएंगे। घर में 4 भाई होते हैं,
चारों की विचारधारा एक नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा हम घर छोड़कर दुश्मन के साथ रहते हैं। हम आएंगे, उसको ठीक करेंगे, जहाँ कमियाँ होंगी उस पर काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस आह्वान को लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। नए भारत संकल्पना में मुस्लिम समाज को आप कहाँ देखते हैं और क्या क्या उनके लिए आपके पास उपाय योजना है कि उनके लिए आने वाले समय में भाईचारा बना रहे? देखिए, मैं मुसलमानों की बात बताऊं तो मुसलमान को इस मिट्टी से प्यार है। इस मिट्टी से प्यार नहीं होता तो मुसलमान जब एजेंडा चला था जिन्ना का, भारत छोड़ो एजेंडा, इस्लाम के नाम पर देश का एजेंडा, तो उसमें शामिल हो जाता जाके। वो तब भी नकारा। आज भी मुसलमानों के पास कई मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ जाकर वो बच सकते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई मुसलमान देश छोड़ गया है। हम अगर मुसलमानों को विश्वास दिला पाए, हम अगर मुसलमानों को विश्वास में ले पाए, हम मुसलमानों के बीच में जो खाई है उसको पाट पाए, कांग्रेस ने जो जहर घोल कर रखा है उस जहर को अगर साफ़ कर पाए, तो मुझे लगता है कि मुसलमान इस देश को बनाने में, इस देश को सर्वोच्च बनाने में, भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। क्योंकि मुसलमान बहुत जज्बाती होता है। ये जहर अगर हम साफ़ करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि इस देश को मुसलमान अपनी जी जान से, मेहनत से बनाने में काम करेगा। आज भी लोग काम कर रहे हैं, आज भी लोग इस देश से प्यार कर रहे हैं, आज भी इस देश को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनके मन में ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे लिए कहीं यहाँ पर दोयम दर्जे की स्थिति है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देश जो है सभी के लिए बराबर का है, सभी इस देश के वासी हैं, सब पर इसका हक है। अब मुझे लगता है इस काम को कामयाबी से हम लोग कर रहे हैं और वो समय आने वाला है कि जब सबको ये पता चलेगा कि कांग्रेस ने हमें गुमराह करके रखा था, बाकी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप हिंदू मुस्लिम भाई को क्या एक संदेश देंगे कि भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे? मैं तो अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से यही कहूँगा कि हम सब इस भारत माँ के पुत्र हैं। भारत माता की इस गोद में हम पैदा हुए, बड़े हुए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी तरक्की के लिए काम करें। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान को पूजने वाले लोग हैं। हाँ, हमारा पूजा पद्धति अलग हो सकता है, तो हम सब जब एक हैं तो हमारे बीच में तनाव किस बात का, हमारे बीच में दूरियां किस बात की? जो पार्टी भारत माता की तरक्की के लिए काम करे, भारत माता के उत्थान के लिए काम करे, उस पार्टी के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जो जहर घोलने वाली पार्टियां हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो विकास को रोकने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस भारत माता को हमेशा लूटने का काम किया है, घोटाले करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है, उनके खिलाफ जो खड़े होने का काम करें। और मुझे लगता है अगर इस दिशा से हम सोचते हैं तो हमें यही दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बनाने के लिए अपना पूरा सर्वोच्च न्यौछावर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश को आगे लाने के लिए हमेशा अपने आप को त्याग दिया है, हमेशा अपना बलिदान दिया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें ताकत के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज वो समय आ गया है जब देश दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। आज हमारे पास दुनिया को नेतृत्व देने वाला ऐसा बड़ा नेता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एक साथ खड़ा होकर भारत माता के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। हमें माननीय मोदी जी को नेतृत्व को स्वीकार करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे मोदी जी दुनिया का नेतृत्व कर सकें। ये थे बेदाग छवि के कद्दावर नेता जमाल सिद्दीकी साहब। इनका मुस्लिम भाइयों से एक ही आह्वान है, भारतीय जनता पार्टी में आए, मिलकर काम करें और देश का विकास करें। कैमरामैन विशाल रायपुरे के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।